Hi students, welcome back to my YouTube channel. So students, in this video I have posted class 12th physics model paper. तो मैंने यहाँ पर एक मॉडल पेपर पोस्ट किया है आप लोगों के लिए. तो एज यू ऑलरेडी नो आपका जो थ्योरी पेपर होता है दैट इज़ 70 मार्क्स. ठीक है, टोटल 70 मार्क्स एंड यू हैव टाइम 3 आवर्स. सो आपके पास 5 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई. स्टार्टिंग में आपके पास 5 छोटे छोटे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, 1 मार्क्स ईच. तो चलिए देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच मेटल हैज़ लोवेस्ट रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 to 5. तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लोवेस्ट रेजिस्टिविटी का मतलब है जिसका कंडक्टिविटी, जिस मेटल का सबसे ज़्यादा हाई होता है उसका रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा कम होता है. Because conductivity and resistivity are reciprocal of each other. So जो आपके पास हाईएस्ट कंडक्टिव मेटल है, ठीक है, जो आपके पास बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ योर सिल्वर. ठीक है, तो इट मीन्स दैट सिल्वर का अगर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा. ठीक है, तो सिल्वर इसका आंसर होना चाहिए था. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कहता है ए ग्लास प्रिज्म इज हेल्ड इन वाटर, हाउ डज इट्स एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन अफेक्टेड. ठीक है, तो कहता है अगर ग्लास प्रिज्म को आप वाटर में हेल्ड करते हैं, रखते हैं, तो इसका एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो देखिए जब आप ग्लास प्रिज्म को वाटर में रखते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी वाटर टू प्रिज्म का जो वैल्यू है, ठीक है, उनका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा. सो आपके पास जो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन है दैट विल आल्सो डिक्रीज. तो ये इसका सिंपल सा 1 लाइन का आंसर था. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, डिफाइन वर्क फंक्शन एंड गिव इट्स यूनिट्स. ठीक है, तो वर्क फंक्शन आपको पता है डेफिनेशन का, तो इसका यूनिट आपको पता है. वर्क फंक्शन एनर्जी होता है तो इसका यूनिट आप जूल दे सकते हैं ऐसा यूनिट. और वर्क फंक्शन को आपको पता भी होगा कि इसका यूनिट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लेते हैं. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. द चार्जिंग करंट फॉर अ कैपेसिटर इज 0.25 एम्पियर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, तो इन केस ऑफ कैपेसिटर देखिए जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो अगर कैपेसिटर की बात हो रही है तो उस वक्त आपका जो कंडक्शन करंट या चार्जिंग करंट जितना होगा वो सेम होगा एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट. तो आपका आंसर डिस्प्लेसमेंट करंट 0.25 एम्पियर होगा. क्लियर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आया हुआ आपको, वाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज समटाइम्स कॉल्ड एज बैक ईएमएफ. ठीक है, तो बहुत एक ट्रिकी सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. तो आप यू ऑलरेडी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ द करंट. ये करंट को अपोज करता है. ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ. नाउ सेक्शन बी में देखिए ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, और आपके पास 5 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आया हुआ है, गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. कभी कभी ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है. ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको जस्ट 2 एप्लीकेशन बताने हैं क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो ऑप्टिकल फाइबर्स के, और इसके आर में भी देखिए, आर भी आपको मिला हुआ है यहाँ पे, डिफरेंशिएट बिटवीन अ रे एंड अ वेव फ्रंट. ठीक है, तो ये भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है. वेव फ्रंट आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये डिफरेंस बिटवीन रेज एंड वेव फ्रंट्स भी मिलेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड रेज. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, ये जितना भी है प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैन डिफ्लेक्ट अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज डिफ्लेक्शंस. ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर है जस्ट. तो ये आपको ऑलरेडी मिल जाएगा जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, रेडियस ऑफ बोर्स सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 एंगस्ट्रॉम, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट. ठीक है, तो इसके लिए आपको जो रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट है वो फॉर्मूला याद होना चाहिए. ठीक है, nth ऑर्बिट के लिए. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब. ये भी 2 मार्क्स का है. ये 6 to 10 जो 5 क्वेश्चन आते हैं ये 2 मार्क्स ईच आते हैं. गिव द 2 पॉइंट्स टू कंपेयर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड सोफ्ट आयरन. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स
का आपको जस्ट डिफरेंस दिखाना है या हाँ कंपैरिजन दिखाएंगे आप, तो एक छोटा सा 2-2 पॉइंट्स का आप डिफरेंस टेबल बना सकते हैं जिसमें आपको स्टील और सॉफ्ट आयरन का फ़र्क दिखाना है, डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जब आप पढ़ते हैं फोर्थ यूनिट ऑफ क्लास 12 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके एंडिंग पे जाकर ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा जब आप स्टील और सॉफ्ट आयरन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सेक्शन सी है जहाँ पे आपको 3 मार्क्स क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, तो लेट्स सी द सेक्शन सी, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए सेक्शन सी में 3 मार्क्स ईच, इसमें 12 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ड्राइव रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है मोस्टली, या तो रेगुलर में या किसी एक प्राइवेट केस में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, या फिर जम्मू डिवीज़न में या फिर कश्मीर डिवीज़न में आ सकता है, तो रिशफल होता है हर साल इस क्वेश्चन पे। तो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन आता ही आता है कभी कभी, या फिर इधर से करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, दैट इज़ ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। या इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल छोटा सा, या फिर ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है 3 मार्क्स का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन या फिर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आता है कभी कभी। तो 5 मार्क्स का बनता है ये क्वेश्चन, बट थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, 3 मार्क्स का ही दे देते हैं वो लोग। ठीक है, तो जस्ट इसका थोड़ा बना के आराम से 3 मार्क्स का लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। या इसका आर भी आपको देखिए मिला हुआ है आपके पास इस बार, तो इसके आर में आपके पास लेंजेस लॉ आया हुआ है, तो आपको एक एग्जांपल देकर इसको इलस्ट्रेट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बायट-सावर्ट्स लॉ आया हुआ है, ड्राइव करना रिलेशनशिप फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग काइल ऑफ रेडियस आर एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द काइल। ठीक है, तो किसी काइल के थ्रू आप आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आप और रेडियस ऑफ द जो काइल है दैट इज आर। ठीक है, तो आपको एक्स डिस्टेंस, सेंटर से थोड़ा एक्स डिस्टेंस दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस पॉइंट पे, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग काइल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है एक्स पॉइंट के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिफाइन अ कैपेसिटर इफ 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटर का जस्ट डिफाइन करना आपको कैपेसिटर को, और एक छोटा सा कैपेसिटर्स इन पैरेलल के लिए फॉर्मूला तैयार करना है। इफ़ 3 कैपेसिटर्स आप C1, C2, C3 ले सकते हैं, और रिलेशन और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है छोटा सा। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर वाला जो 4th चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर, ठीक है, कैपेसिटेंस के ऊपर, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। कभी कभी न्यूमेरिकल मिलेगा, या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, या कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड सीरीज़ का आपको बोल सकता है लिखना। ठीक है, तो कैपेसिटर वाला यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का केस आता है कभी कभी। ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोलता है कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज़ प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, उसके फिर कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है उसका रिलेशन निकालो, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, इसमें 2 पार्ट आए हुए हैं। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो जस्ट आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन बताना है, 1 लाइनर 1.5 लाइनर है। और बी पार्ट इसके साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है, कभी कभी इसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी देते हैं ऑप्टिक्स से, बट 5 मार्क्स का नहीं आएगा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आने का बहुत चांस रहता है। और देखिए आया हुआ है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो रेशो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम और मिनिमम पे है, उसका रेशो दिया हुआ, यानी आई मैक्स अपॉन आई मिन, या आई मैक्स इज टू आई मिन, वो दिया हुआ है 25:9। तो आपको रेशो निकालना है विड्थ ऑफ द 2 स्लिट्स। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट फॉर्मूला पढ़िए आप। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक्सप्लेन थ्रू ए डायग्राम द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। तो डायग्राम के थ्रू आपको ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर आता रहता है। तो ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बनते हैं ट्रांजिस्टर से, एक तो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, फिर एक ऑसिलेटर के लिए, और एक और क्वेश्चन भी है आगे। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, जस्ट इनको पहले आप बना के रखिए, जस्ट शॉर्ट नोट, और डायग्रामेटिकली यहाँ पर समझाना है आपको, ठीक है। तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं या साथ में थोड़ा सा इसका रिटन में भी दे सकते हैं, बट डायग्राम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या आया हुआ है। What is the rest mass of a photon? तो आपको ऑलरेडी पता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, इसका जस्ट 0 लिखेंगे आप। 17 का बी देखिए, प्रूव दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए आपको रिलेशन निकालना है, वेयर द लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है, वो रिलेशन है। तो आप पी को जो डी ब्रॉगली, या ऐसे कर, आपको इसको ऐसे करना चाहिए था, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ले लिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। और आपको देखिए काइनेटिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम लिखना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम लिखेंगे, वहाँ से आप पी का वैल्यू निकालेंगे मोमेंटम का, पी इज इक्वल टू, या एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है, फिर इसको p² अपॉन 2m बना दीजिए आप, ठीक है। और वहाँ से आप जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है ना, तो पी का मोमेंटम का वैल्यू, तो इस रिलेशन से आप काइनेटिक एनर्जी वाले रिलेशन से आप पी का वैल्यू निकालिए, तो पी इज इक्वल टू √2m आएगा आपके पास, तो वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो डी ब्रॉगली रिलेशन निकालने का ज़रूरत नहीं है, आप डी ब्रॉगली रिलेशन को वी नो दैट कर लीजिए, ठीक है। वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करके आप पी का वैल्यू निकालिए √2m, ठीक है, उसको पी की जगह पुट करो डी ब्रॉगली रिलेशन पे, तो ये क्वेश्चन जस्ट आपका 3-4 लाइन में आ जाता। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ड्रा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम बनाना आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है बार बार एग्जाम्स में, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट्स बताने होते हैं, तो बट ब्लॉक डायग्राम से आप दिखा सकते हो आराम से, और उनके बारे में आपको थोड़ा सा जस्ट उनके फंक्शन बताने हैं, 2-2, 3-3 लाइन आप उन तीन ब्लॉक, जो 3 ब्लॉक्स आएंगे उनका 2-2, 3-3 लाइन आप लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आया हुआ, देखिए 2 पार्ट आए हैं। डिफाइन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट डेफिनेशंस देने हैं। और बी पार्ट आया हुआ 19th क्वेश्चन का, शो दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ इज इक्वल टू r/2 आपको शो करना है कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट 4 लाइन्स या 5 लाइन्स में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अब कहता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द सिग्नल्स कैन बी रिसीव्ड ऑन अर्थ फ्रॉम ए टीवी टावर ऑफ हाइट h, ठीक है। तो आपके कम्युनिकेशन से लास्ट टॉपिक है ये, वहाँ पर आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल भी आने का चांस रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हाइट ऑफ द टावर के लिए कितना, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। एक छोटा सा जस्ट ये हाफ पेज का वहाँ पे एक्सप्रेशन है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कभी कभी आपको कम्युनिकेशन सिस्टम से कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, वही पूछ लेते हैं, ब्लॉक डायग्राम वगैरह वहाँ पे फंक्शन स्टार्टिंग में। और जो लास्ट में क्वेश्चन है जैसे ये वाला रिलेशन, फिर और लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जैसे आपको प्रोपेगेशन ऑफ द सिग्नल्स, जहाँ पर आपको स्काई वेव प्रोपेगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, वो 3-4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं एग्जाम, आप प्रिपेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए आपके पास, ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूजुअली बच्चे इस क्वेश्चन को लगता है बच्चों को कि व्हीटस्टोन ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट, और पढ़ते भी हैं बच्चे इसको, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी आप तैयारी रखिए, तो किरचॉफ्स लॉज भी आप तैयार रखिए, ठीक है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो नाउ वी हैव शॉर्ट आंसर टाइप का लास्ट वाला क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का। गिव लॉजिक सिंबल ऑफ ऑर गेट, व्हाट इज, राइट इट्स ट्रूथ टेबल, हाउ इज इट रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो लॉजिक गेट का सिंबल, ठीक है, इसका सिंबल, ट्रूथ टेबल और इसका रियलाइजेशन, आपको जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, स्पेशली आपका और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नार गेट, ठीक है, ये 5 गेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनका आपको सिंबल, इनका ट्रूथ टेबल,
ठीक है। और ये 2-3 और कभी कभी फिर रियलाइजेशन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो रियलाइजेशन के लिए नैंड या नॉर का नहीं पूछेगा, बट एंड और नॉट का पूछ सकता है। रियलाइजेशन भी वो थोड़ा सा लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है। और अदरवाइज़ आपको सिंबल्स और ट्रुथ टेबल और जो भी डायग्राम है इसका, वो आपको जितने भी गेट्स हैं, ठीक है, साथ के साथ तो सबका आना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपको XOR और XNOR गेट भी वहाँ पर सामने आते हैं। तो साथ के साथ गेट्स का आपको ट्रुथ टेबल, सिंबल और इनका जो भी बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, वो मैं भूल गया था। तो बुलियन एक्सप्रेशन, ये 3 चीज़ों साथों के साथ की होनी चाहिए तैयार। और साथ में आपको एंड और नॉट का रियलाइजेशन प्रैक्टिस वाला थोड़ा थोड़ा ये लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो अब आपके पास देखिए सेक्शन डी आने वाला है, और सेक्शन डी में आपको पता है एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपके पास, जहाँ पर थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स में ना प्रोसेस पूछा जाता है और देखा जाता है कि हाउ स्टूडेंट ने कैसे पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नए लेटेस्ट पैटर्न में ये क्वेश्चन आजकल आते हैं। ओके, देन वी हैव, देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है सेक्शन डी में, 4 मार्क्स का आता है सिंगल क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्वेश्चंस दिए हैं लास्ट में, व्हाट इज़ कैटरैक्ट एंड व्हाट आर द वैल्यूज डिस्प्लेस में अदिति। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है और फिर सोचना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं यूजुअली देखता हूँ कि ये क्वेश्चन आता है जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है वहाँ से क्वेश्चन आता है यूजुअली। तो वहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया और एस्टाग्मेटिज्म, जो ये क्वेश्चन हैं, तो कौन सा लेंस यूज़ करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको करेक्शन काज ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन आपको तैयार करना है। ये टॉपिक ये यहाँ से आने का 90% चांस है कि यहाँ से आएगा ये क्वेश्चन। और साथ में आपको सोचना भी है कि हो सकता है किसी 2 फ्रेंड्स के बीच में क्वेश्चन पूछा गया हो, 2 फ्रेंड्स होंगे कुछ ऐसे, तो उनका बिहेवियर कैसा है, कैसे पता चला विजन के बारे में, उसके बारे में आपको जो क्वेश्चन पेपर सेटर है वो पूछना चाहता है। क्या बच्चा सोच सकता है, हाउ स्टूडेंट्स कैन आंसर, ठीक है। तो उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा आपको, और लास्ट पे आपको 2-3 क्वेश्चन इसके मिलेंगे। तो 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ई पे जाएंगे अब हम। सेक्शन ई आपको पता है इट इज़ हैविंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 3 आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जिनमें आपको आर होगा कम्प्लीटली। ओके, चलिए। तो सेक्शन ई में देखिए आपके पास 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन 3 हैं, 24, 25 और 26। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, तो गॉसेस थ्योरम आया हुआ है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको जस्ट गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट देना है। तो यहाँ पे आपको पता है गॉसेस लॉ के 3 या 4 एप्लीकेशन हैं, 3 इंपॉर्टेंट हैं। तो लॉन्ग लाइन ऑफ चार्जेस, या जिसको इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, वो भी कभी कभी आता है। फिर थिन शीट ऑफ चार्ज, फिर उसके बाद आपका तीसरा जो है दैट इज हॉलो स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो इन 3 में से आपको गॉसेस लॉ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर में देखिए आया हुआ है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हैंस डिफाइन डाइपोल मोमेंट। तो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी आपको पता है क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, ठीक है, जो आपको रिलेशन निकालना होता है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, जहाँ पर आप एट द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, वो 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपके पास टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन, और उनके यूनिट्स, SI यूनिट्स, डायमेंशन फार्मूले, ये सब याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 25। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। देखिए आपको पता ही ऑप्टिक्स से बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है हर बार। ऑप्टिक्स का वेटेज काफ़ी है, थोड़ी लेंथी क्वेश्चन भी है उसमें, बट वेटेज काफ़ी है। वहाँ से 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलेगा, 1 मार्क्स का मिलेगा, 2 का मिल सकता है, और साथ में 5 मार्क्स का तो आना ही आना है ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो आपके पास हाइगन्स प्रिंसिपल आया हुआ है, और स्नेल्स लॉ आपको प्रूव करना है इससे, ठीक है, ड्राइव करना है, वेरीफाई करना है। और आर में दिया हुआ आपको देखिए, प्रूव दैट -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 - μ1/v
आर वेयर रिफ्रैक्शन अकर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप स्फेरिकल मिरर से इसको आगे कर सकते हो। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक बड़ा क्वेश्चन हर बार आता है। तो व्हाट इज मेंट बाय इम्पिडेंस। ठीक है, give its SI unit, give its unit, drive an expression for impedance of an AC circuit containing L, C and R in series। तो देखिए आपके पास इम्पिडेंस का जस्ट डेफिनेशन देना था, यूनिट्स देना था, और साथ में आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है दैट इज LCR सर्किट सीरीज केस, ये पैरेलल केस भी आ सकता है। तो इस बार सीरीज केस आया हुआ है। ये कभी कभी LC सर्किट का देता है, कभी कभी CR या कभी कभी LR सर्किट का दे सकता है। तो यहाँ से ये 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आते रहते हैं। ठीक है, तो इसके आर में देखिए आया हुआ है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन AC जनरेटर। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में क्वेश्चन है, डायग्राम ही बनाना पड़ेगा इसका AC जनरेटर का। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। और देखिए आपको पता ऑलरेडी कि यूनिट नंबर 4 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। AC जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर भी आप नेक्स्ट टाइम आ सकता है अगर इस बार इसने ये जस्ट ये तो एक मॉडल पेपर है, बट जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इम्पिडेंस और LCR सर्किट, सीरीज सर्किट या पैरेलल का केस भी दे सकता है। ठीक है, या फिर उसके पहले ही कुछ आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज करंट, ये चीज़ें दे सकता है। ठीक है, वहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं, या फैराडेज लॉज हैं पीछे स्टार्टिंग में ही, और सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन है कॉइल्स के बीच में। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, बट मैंने काफ़ी डिस्कस भी किया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। बाकी मेरा आप प्लेलिस्ट में, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 प्लेलिस्ट हैं, एक क्लास 11th, ठीक है, उसमें बहुत सारे मैंने पेपर्स दिए हैं फिज़िक्स के, साथ में कुछ और सब्जेक्ट्स के भी हैं, और साथ में क्लास 12th फिज़िक्स के बहुत सारे पेपर हैं फ्रॉम 2017 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो 2017 के बाद बहुत वहाँ पर पेपर्स हैं, थोड़े किसी और सब्जेक्ट के भी आपको मिलेंगे, हो सकता है केमिस्ट्री, मैथ, समथिंग, बट ज़्यादातर जो हैं वो फिज़िक्स के पेपर्स हैं, तो उनको आप देखिए प्लेलिस्ट में। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।